नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मीना और जैसा कि आप सभी को पता है, हम मनोविज्ञान की एक सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हम मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका रीट हो, सीटेट का एग्जाम्स हो, दिल्ली शिक्षक का पेपर हो या केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्स हो, जो कि केबीएस की भर्ती कुछ ही दिनों में आने वाली है और DEET+B के रनिंग में फॉर्म चल रहे हैं। तो दिल्ली में शिक्षक बनने के लिए आपको 100 नंबर का मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा या 100 नंबर्स का आपका CDP एवं पेडागोजी से क्वेश्चंस आएंगे और ये सीरीज उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो रीट के मेंस के बच्चे हैं, रीट के मेंस में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के मनोविज्ञान या CDP आएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती जाए, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिले, उन सभी कॉन्सेप्ट को आपको नोट डाउन करते चलना है। मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आपकी प्रत्येक टीचिंग एग्जाम्स के लिए, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में जा रहे हो वहां पे ये इक्वली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पहला आपका प्रश्न है, ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद इसका आंसर आपको करना है। अगर आपको कुछ भी नई चीज मिलती है तो आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको कुछ भी नया मिलता है, कुछ भी कॉन्सेप्ट या कुछ किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको नया नजर आता है, तो उसको क्या करना है बेटा, आपको नोट डाउन कर लेना है आपकी नोटबुक में, जिससे आपकी मनोविज्ञान की एक शानदार तैयारी यहां से आप कर पाओगे, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा आपके हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन से। क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि मेंटल रिटार्डेशन या बात करें तो मानसिक मंदता, मानसिक मंदता जो कि आपके सिलेबस में भी है, मानसिक मंदता से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कि निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। तो देखिएगा, मैं आपको पहले मानसिक मंदता के बारे में थोड़ा डिटेल्ड से इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद में इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा। मानसिक मंदता की अगर बात की जाए, देखो मानसिक मंदता की अगर बात की जाए तो अमेरिका की एक संस्था थी कि भाई मानसिक मंदता के बारे में डिसाइड कौन करेगा, मानसिक मंदता होती क्या है। तो बेसिकली बेटा, जो बच्चे जिनका IQ 70 से कम होता है उन बच्चों को मानसिक मंद बालक कहा जाता है। अब 70 से, जैसे मैं आपसे बताऊं कि भाई जैसे एवरेज पीपल का या औसत व्यक्तियों का आयु इस पूरी वर्ल्ड में उनका IQ रहता है 90 से 110 के बीच में, कि जो एवरेज जनता है पूरे विश्व की, उनका IQ रहता है 90 से 110 के बीच में। पूरे वर्ल्ड में 50% जनसंख्या जो है वो 90 से 110 के बीच में बिलोंग करती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका IQ आपका 70 से कम रहे, ऐसे व्यक्ति जिनका IQ क्या रहे बेटा, 70 से कम रहे, या मैं कहूं तो ऐसे व्यक्ति जिनका IQ, ऐसे पर्सन जिनका IQ बिलो 70 रहेगा, उन व्यक्तियों को कहा जाएगा MR या कहें तो मेंटल रिटार्डेड पर्सन। अब इन व्यक्तियों में क्या लक्षण रहेंगे, ऐसे व्यक्ति ना तो ठीक प्रकार से संज्ञानात्मक क्रिया या दिमाग का उपयोग नहीं कर पाते, ये इतने ज्यादा मंद होते हैं कि एक व्यक्ति जिसका IQ 70 से कम में 20 वाला व्यक्ति भी आएगा, जिसका IQ 20 रहेगा वो व्यक्ति चल भी नहीं सकता, उसको चलने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ेगा। ओवरऑल उसके जो डेली डोमेस्टिक वर्क है ना, जो उसके खुद के काम काज है, नहाना धोना, उन सबसे रिलेटेड काम भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ओवरऑल वो किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, यहां तक कि वो चम्मच से खाना भी नहीं पाएगा, खाना भी नहीं खा पाएगा। इतनी ज्यादा रिटार्डेशंस होती है, ओवरऑल वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के बच्चों को कहा जाता है मेंटल रिटार्डेड पर्सन, बच्चा जिनका IQ रहता है 70 से कम। तो देखिएगा बेटा क्या है, अमेरिका की एक संस्था थी, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें व्यर्थ का कुछ भी नहीं है। अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। अमेरिका की यही संस्था क्या करती है, इसी संस्था ने बताया था कि भाई मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं कौन। तो इन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जिनका IQ, इन्होंने जो AAMD थी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, इन्होंने जो व्यक्ति MR है उनके बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। ऐसे बच्चे जिनका IQ 70 से कम रहेगा उन्हें मानसिक मंदता की श्रेणी आ जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बताया कि इनके समायोजित व्यवहार में कमी पाई जाएगी। ओवरऑल ये व्यक्ति हर जगह पे खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इनका व्यवहार में समायोजन की कमी पाई जाएगी, तो इनका व्यवहार समायोजित नहीं रहेगा। तीसरी बताई कि ये जो लक्षण है मानसिक मंदता वाले लक्षण, ये विकासात्मक अवधि में दिख जाएंगे। अब विकासात्मक अवधि का मतलब रहता है 0 से 18 के बीच में ये लक्षण शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार AAMD ने 3 लक्षण बताए, किसके बारे में, मानसिक मंदता के बारे में। और इन्होंने क्या किया बेटा, 4 प्रकार की मानसिक मंदता दी।
AAMD जो संस्था है उन्होंने 4 प्रकार की मानसिक मंदता की बात करी। पहली आपका रहेगा मानसिक मंदता जिसको कहेंगे माइल्ड रिटार्डेशंस, दूसरा रहेगा आपका मॉडरेट रिटार्डेशंस, तीसरा रहेगा सीवियर और चौथा रहेगा प्रोफाउंड। माइल्ड वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनका IQ 55 से 70 के बीच होता है। वहीं अगर बात करें मॉडरेट AMR बच्चों का IQ 35 से 55 के बीच में होता है। सीवियर वाले बच्चों का IQ 20 से 35 के बीच में, और जो व्यक्ति प्रोफाउंड मतलब बहुत ही ज्यादा उनको डीप लेवल की मंदता पाई जाएगी उनका IQ 20 से कम होता है। देखो इनके कुछ और नाम है आपको याद रखना है। तो माइल्ड वाले बच्चे को मोरोन भी कहते हैं, और जो मॉडरेट और सीवियर वाले बच्चे हैं उनको इम्बेसाइल भी कहा जाता है, और जो प्रोफाउंड वाले बच्चे हैं उनको इडियट भी कहा जाता है। इसके अलावा और क्या विशेषता है, जो माइल्ड सिम्टम जो शो करते हैं उन बच्चों को आप एजुकेशन दे सकते हो, उन्हें स्कूल भेजा जा सकता है, उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो मॉडरेट और सीवियर वाले जो बच्चे रहते हैं जो मानसिक मंदता के शिकार होते हैं उनको एजुकेशन नहीं दी जा सकती, उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, उनको कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जा सकती है जिससे वो अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करे, अपने जीवन को ठीक प्रकार से निर्वहन कर ले। जैसे स्टिचिंग सीख गया, सिलाई करना सीख गया, या कुछ ऐसे काम सीख गए जो मैकेनिकल्स वर्क होते हैं जो रिपीटिशंस के बेसिस पे किए जाते हैं। कुछ ट्रेनिंग इनको दे दी जाएगी जिससे अपने जीवन को ठीक प्रकार से चला पाए। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो प्रोफाउंड बच्चा होता है जिसका IQ 20 से कम होता है, बिलो 20 होता है, उन बच्चों को इडियट भी कहा जाता है। इनको ना तो आप एजुकेशन दे पाओगे बेटा, ना ही इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कस्टडी में रहेंगे, इनको इनकी निगरानी रखने के लिए फुल टाइम किसी ना किसी व्यक्ति को इनके पास में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति ना तो चल पाते, ना उठ पाते, ना खुद से खाना खा पाते, इनकी अपनी बॉडी पर, इनकी अपनी मेटाबॉलिक प्रोसीजर पर भी कंट्रोल्ड नहीं होता। तो इस प्रकार से मैंने आपको AMD के बारे में कंप्लीट बता दिया गया। तो अब देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। तो पहला मैंने आपको बताया प्रोफाउंड, ये तो स्तर है। ऐसे व्यक्ति जिनका IQ 20 से कम है उनको प्रोफाउंड कहा जाता है। सीवियर, तो सीवियर भी बेटा मानसिक मंदता का है। तो कौन सा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कौन से व्यक्ति आते हैं, जिनका IQ 35 से 20 के बीच में होता है उनको सीवियर कहा जाता है। वहीं अगर बात करें सावेंट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ओवरऑल सावेंट एक मानसिक मंदता का प्रकार नहीं है। अगर माइल्ड की बात करें तो माइल्ड भी मानसिक मंदता का एक प्रकार है जिनका IQ बेटा 50 से 70 में होता है। तो सावेंट मानसिक मंदता का प्रकार नहीं होता। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि वृद्धि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है या कहें तो ट्रू नहीं है। ग्रोथ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका बेटा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है। तो चलिए देखते हैं। यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को दर्शाती है। क्या वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाती है? क्या एक व्यक्ति के अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि नहीं दिखाती, विकास दिखाता है। सॉरी, जो मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं ये वृद्धि, कौन सा वृद्धि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द प्रोसीजर ऑफ ग्रोथ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका कम सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, ये व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं के बारे में बताती है कि जो वृद्धि होती है बेटा वो उसके मात्रात्मक विशेषताओं के बारे में बताती है, क्वांटिफिएबल चेंज जिनको कहा जाता है वृद्धि। तो ये क्वेश्चंस तो देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन ठीक है नहीं। चलो दूसरे पे बढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये विकास की सभी पक्षों के लिए आवश्यक है, या कहें तो वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे बात करते हैं, इट कैन बी असेस्ड ओनली, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका एकदम इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि वृद्धि को आप आकलन नहीं कर सकते। असेसमेंट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। विकास को असेस कर पाओगे, डेवलपमेंट का असेसमेंट किया जाता है, आप वृद्धि को एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे या माप पाओगे। वृद्धि मापनीय होती है क्योंकि इसमें जो होने वाले परावर्तन होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं। आप आपकी बॉडी के हाइट को माप सकते हो, तो बॉडी की हाइट वृद्धि का एक हिस्सा है, ना कि विकास का। तो विकास का बेटा आकलन या असेस किया जा सकता है, बट वृद्धि को एग्जैक्टली मापा जा सकता है और मात्रात्मक रूप से इसको दिखाया जा सकता है। इसलिए वृद्धि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बेटा आपका कम सत्य है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सबसे कम सत्य हो जाता है। चौथे की बात करते हैं, इट इज नॉट अ कंटिन्यू प्रोसेस, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। वृद्धि एक कंटिन्यू प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का मतलब होता है आपके शरीर में आपकी हाइट का बढ़ना, आपकी वेट का बढ़ना, ये वृद्धि के एस्पेक्ट होते हैं। तो वृद्धि की प्रक्रिया या आपकी हाइट लाइफ टाइम थोड़ी ना इंक्रीज होती है, आपकी जो हाइट रहती है ये एक समय के बाद रुक जाती है। तो इस प्रकार वृद्धि कैसी प्रक्रिया है, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। तो सी नंबर का इसका आंसर रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न है व्हेन ट्विंस आर बोर्न विद द सेपरेट जाइगोट्स दे आर कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्विंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब जुड़वा बच्चे अलग अलग जाइगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, बताइएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप मुझे बताओ कि इसका कौन सा आंसर सबसे सही रहेगा कि सेपरेट जाइगोट से या अलग अलग जाइगोट से पैदा होने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है। उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है, या उनको सिबलिंग कहा जाता है, या उनको स्पाउस कहा जाता है, या फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। बताइएगा कौन सा आंसर आपका एकदम सही रहेगा। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्ड से बता देता हूं। देखो, ट्विंस जो होते हैं, जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं बेटा। ट्विंस बच्चे दो प्रकार के होते हैं। पहला जुड़वा रहेगा जिसको कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस, और दूसरा जुड़वा बच्चे जिसको कहा जाएगा फ्रेटर्नल ट्विंस। तो आपको याद रखना है, जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक आपका आइडेंटिकल ट्विंस होता है, वहीं आपका दूसरा फ्रेटर्नल ट्विंस होता है। तो अगर बात करें आइडेंटिकल ट्विंस होते कौन है, आइडेंटिकल ट्विंस कौन होते हैं बेटा, मैं आपको समझा देता हूं आइडेंटिकल ट्विंस कौन होते हैं। देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक मेल में रिप्रोडक्टिव सेल होती है, या मेल की एक जनन कोशिका होती है। उस जनन कोशिका को क्या कहा जाता है, तो मेल की जनन कोशिका को कहा जाता है बेटा स्पर्म। मेल की जनन कोशिका को स्पर्म कहा जाता है। मैं कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। वहीं अगर बात करें बेटा, तो फीमेल की जो जनन कोशिका होती है, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जनन कोशिका होती है, फीमेल की जनन कोशिका को कहा जाता है एग या ओवा। ओवम कहा जाएगा, फीमेल की जनन कोशिका को ओवम कहा जाएगा। मैं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना देता हूं। जब रिप्रोडक्शन या प्रजनन की क्रिया होती है, उस दौरान मेल के जो स्पर्म सेल होती है और फीमेल का जो ओवम कोशिका होती है, वो एक दूसरे से मिलती है। और इस मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जब ये दोनों सेल्स आपस में मिलेगी तो इस मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है बेटा निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब स्पर्म सेल और ओवम सेल आपस में मिलते हैं तो उस मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निषेचन की क्रिया। अब निषेचन की क्रिया के बाद में ओवम और स्पर्म मिला के ये एक नई कोशिका बनाते हैं। इस कोशिका को कहा जाता है जाइगोट। क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है जाइगोट, या हिंदी में बोलूं तो इसको कहा जाएगा युग्मनज। तो जब ओवर्म और स्पर्म एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नई कोशिका बना लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है बेटा, जिसको कहा जाता है आपका जाइगोट। इसको जाइगोट कहा जाता है। अब आइडेंटिकल ट्विंस में होता क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस में जो ये जाइगोट है ये दो अलग अलग भागों में बट जाता है। जब ये जाइगोट दो अलग अलग भागों में बट जाएगा बेटा, तो इस प्रकार से दो बेबीज का जन्म होगा, और इसको कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। तो बात करें, जो मेल का स्पर्म सेल है और फीमेल की ओवम कोशिका को आपस में मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप आपका जाइगोट बनता है। जब जाइगोट दो भागों में बट जाता है तो दो बेबीज का जन्म होता है, इसी को कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। यहाँ पे जो डबल बच्चे बन रहे हैं, या ट्विंस बच्चे या जुड़वा बच्चे बन रहे हैं, वो एक ओवम, यहाँ पे एक स्पर्म की कोशिका ली गई थी और एक ही ओवम की कोशिका ली गई थी। जब सिंगल ओवम स्पर्म से बनते हैं तो उसे कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे बेटा फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो जो मेल की रिप्रोडक्टिव सेल है और एक तरफ मैंने फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स बना दी, एक तरफ आपके मेल की जनन कोशिका, दूसरे तरफ आपकी महिला की जनन कोशिका जो होती है, मैं इनकी कोशिका ले लेता हूं, जैसे मेल का जनन कोशिका और ये महिला की जनन कोशिका। तो इसमें क्या होता है बेटा, फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस में दो स्पर्म की कोशिकाएं और दो ओवम की कोशिका आपस में मिलती है और दो अलग अलग जाइगोट का निर्माण करती है। तो इस प्रकार दो बेबीज का जन्म होता है और इसी को कहा जाता है फ्रेटर्नल ट्विंस। जब बच्चों का जन्म अलग अलग जाइगोट से होता है उसको फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। जब एक ही जाइगोट दो भागों में बट जाता है तो उसको कहा जाता है आपका आइडेंटिकल ट्विंस। अब देखिएगा, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। अगर बात करें आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में, तो आइडेंटिकल ट्विंस के अगर मैंने आपको बता दिया इनका जन्म सेम जाइगोट से होता है। सेम जाइगोट वाले बच्चों को मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, और एक जाइगोट टूटकर दो भागों में बट जाता है तब आपके आइडेंटिकल ट्विंस का बर्थ होता है। मैंने यहाँ पे स्पर्म कोशिका बना दी और ये ओवम कोशिका, जब मेल का स्पर्म कोशिका और फीमेल की ओवम कोशिका मिलकर जाइगोट का निर्माण करती है और ये जाइगोट क्या होता है बेटा, दो भागों में बट जाता है। वहीं अगर बात करूं तो इस प्रकार होने वाला बच्चा किस प्रकार का होगा, या तो वो बच्चा बॉयज बॉयज होगा या वो बच्चा गर्ल गर्ल होगी। कभी भी वो लड़का लड़की नहीं हो सकता, या तो उनका जेंडर लड़की लड़की होगी या फिर वो लड़का लड़का होंगे। इसको कहा जाता है आपका आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फ्रेटर्नल ट्विंस कौन होते हैं बेटा, फ्रेटर्नल ट्विंस में अलग अलग जाइगोट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि
जब जुड़वा बच्चे अलग अलग जाइगोट से जन्म लेते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? आइडेंटिकल ट्विंस नहीं। आइडेंटिकल ट्विंस में मैंने आपको अभी बताया कि इनका जन्म एक जाइगोट से होता है, इसलिए इनको मोनोजाइगोटिक कहा जाता है। और इसके बाद बात करें सिबलिंग, ये भी एकदम इनकरेक्ट है। स्पाउस, ये भी इनकरेक्ट है। बात करें फ्रेटर्नल ट्विंस, तो फ्रेटर्नल ट्विंस आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि फ्रेटर्नल ट्विंस का जन्म किससे होता है बेटा? अलग अलग जाइगोट से होता है, अलग अलग कोशिकाओं से होता है, इसलिए इसे फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करें तो बेटा ये बॉयज बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स गर्ल्स भी हो सकता है, और इंपॉर्टेंट है ये बॉयज गर्ल्स भी हो सकता है। बॉयज गर्ल्स अगर एक साथ पैदा होंगे तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस का हिस्सा रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा, एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आईईपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। लास्ट टाइम रीट के मेंस में इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म पूछा गया था कि आईईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आईईपी की बात करें तो आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है। ये एक प्रकार का शिक्षा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाता है बेटा? इस प्रोग्राम में क्या होता है? इस प्रोग्राम में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, प्रत्येक बच्चे के इंटरेस्ट और प्रत्येक बच्चे की एबिलिटी, इसमें क्या होता है? हर एक बच्चे की आवश्यकता, उसकी एबिलिटी और उसकी सीखने का तरीके को ध्यान में रखकर, जैसे मान के चलिए एक क्लासरूम में कई सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे सुनकर देखना पसंद करते, कुछ बच्चे सुनकर सीखना पसंद करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे देखकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब जो देखकर पढ़ना पसंद करेंगे उनको मैं देखने वाली शैली का उपयोग करूंगा पढ़ाने के लिए। वहीं जो बच्चे सुनकर पढ़ना पसंद करते हैं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर्स दूंगा सुनने के लिए। तो इनके लिए अलग अलग मुझे प्लान तैयार करना पड़ेगा। तो आईईपी का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, कि आप इस प्रकार का प्लान रेडी करो। एक आपको इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का मतलब है कि आपको प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, उसके नीड, उसके इंटरेस्ट, उसकी शिक्षण शैलियों के अनुसार कि उसकी लर्निंग स्टाइल है क्या, वो किस तरीके से सीखना पसंद करता है, उसके आधार पर आपको एक शिक्षण प्लान बनाना है और उसी को कहा जाता है आईईपी। आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा आईईपी के बारे में। आईईपी में आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई योजना, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई योजना। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड अधिनियम की एक उपधारा है। चलो आगे इसके देखते हैं आगे क्या है। एक अनुबंध जिसका निर्धारित रूप से पालन करना चाहिए। और फोर्थ वाला ऑप्शन से सामान्य शिक्षा शिक्षक के लिए एक रूपरेखा। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई योजना। देखो बेटा, अगर आईईपी की अगर बात करें तो इसमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई एक योजना है, इंडिविजुअल प्लान है, जिसको क्या करना है, हर बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अगला प्रश्न देखिएगा। What animal was used in Watson experiment of classical conditioning? यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग से क्वेश्चंस पूछा गया है या शास्त्रीय अनुबंधन का प्रश्न यहाँ से पूछा गया। शास्त्रीय अनुबंधन की यहाँ पर बात की गई है कि शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया था वॉटसन ने। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बेटा। जो वॉटसन थे, वॉटसन की अगर बात करूं तो वॉटसन मनोविज्ञान के व्यवहारवाद से बिलोंग करते थे। इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वॉटसन ने जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया था वो अपनी पत्नी, इनकी पत्नी थी जिसका नाम था रेनर। इन्होंने रेनर के साथ मिलकर, एक लड़का था छोटा बच्चा जिसका नाम था वॉटसन, नामक बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था। और इस बच्चे को क्या सिखाया था? इस बच्चे को इन्होंने खरगोश से डरना सिखाया था। इस बच्चे को इन्होंने क्या किया था कि एक प्रकार से सीखना है जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो एक्सपेरिमेंट था, जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी, उनको इन्होंने वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। जो क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको इवान पेट्रिक पावलाव के द्वारा दिया गया था, जिस उस सिद्धांत को एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, वॉटसन ने किया था। तो वॉटसन और उनकी पत्नी रेनर ने मिलकर क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग को क्या किया था बेटा? एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक बच्चा था वॉटसन, इस वॉटसन नामक बच्चे को क्या सिखाया था कि इस बच्चे को खरगोश से डरना सिखाया था। तो खरगोश से डरना कैसे सिखाया था मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने क्या किया, इनका एक बच्चा था जो खरगोश के साथ काफी घुल मिल रहा था। इन्होंने चाहा कि ये बच्चा इस खरगोश से डरना सीख जाए। तो इन्होंने क्या किया, इस खरगोश से डरने के लिए इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने ऐसा किया कि जैसे खरगोश, जैसे ये बच्चा बना दिया मैंने आपको, ये बच्चा यहाँ पे मान लो, यहाँ पे खरगोश बना देता हूँ। ये बच्चा इस खरगोश के साथ खेलता था। अगले दिन क्या किया कि जब खरगोश को बच्चे के पास लाया गया ना, तो खरगोश को बच्चे के पास लाने से पहले एक बहुत ही तेज आवाज की गई।
तेज आवाज की गई तो बच्चा डर गया, क्योंकि तेज आवाज से बच्चे का डरना एक नेचुरल क्रिया है, और उस तेज आवाज के जस्ट बाद खरगोश को उसके सामने पेश किया गया। तो बच्चा पहले दिन तो खेला, अगले दिन भी सेम प्रोसीजर की गई, बहुत तेज साउंड तेज आवाज की गई, उसके जस्ट बाद खरगोश आया तो बच्चा उसके साथ थोड़ा खेलने लगा, लेकिन बच्चा कुछ डर सा गया था कि यार तेज आवाज खरगोश का कुछ कनेक्शन है, कि जब तेज आवाज आती है उसके बाद खरगोश आता है तो बच्चा डरने लगता है। तो क्या हुआ बेटा, एक बार फिर क्या हुआ, सिर्फ उस बच्चे को खरगोश अकेला प्रोवाइड किया गया, कि खरगोश क्या हुआ, खरगोश पहले खरगोश के बाद में तेज साउंड, अब इससे क्या बच्चा डरने लगा। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया था, बाद में ऐसा हुआ कि सिर्फ खरगोश को अकेले पेश करने से बच्चा डर जाता था, और इसी को कहा जाता है वॉटसन का एक्सपेरिमेंट। तो चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या आता क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन का किस जानवर का प्रयोग किया था, बिल्ली का, पिजन का, डॉग का या रेबिट का। तो खरगोश का प्रयोग किया गया था, किसने एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, वॉटसन और उनकी पत्नी रेनर ने, सॉरी वॉटसन नामक बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था रेनर ने, और वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था बेटा थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक का नाम याद रखना है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। कबूतर पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर के द्वारा। स्किनर ने कबूतर और चूहों पर दोनों पर एक्सपेरिमेंट किया था, अच्छे से याद रखना। और कुत्ते पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करने का श्रेय जाता है इवान पेट्रिक पावलोव के द्वारा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, चलो देखते हैं कि लर्निंग इज अ स्विमिंग और राइडिंग अ हॉर्स इज अ लर्निंग, कि भाई स्विमिंग करना या घुड़सवारी करना किस प्रकार का अधिगम है। तो देखते हैं ये मोटर अधिगम है, या एसोसिएट अधिगम है, या सीरियल अधिगम है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो मोटर अधिगम होते हैं, मोटर अधिगम किसे कहते हैं, मोटर अधिगम वो अधिगम होते हैं जहां आपकी बॉडी का यूज हो, जहां आपके फिजिक का यूज हो, जहां आप आपकी बॉडी की कोशिकाओं या आपके शरीर की कोशिकाओं का उपयोग करें, उसी को कहा जाता है मोटर लर्निंग। तैराकी या घुड़सवारी करने में आप आपकी बॉडी का यूज करोगे, या कहें तो आप आपकी फिजिक का यूज करोगे। तो इस प्रकार से ये मोटर अधिगम का एक हिस्सा है। एसोसिएट लर्निंग में क्या आता है, एसोसिएट मतलब संबंध बना के चीजों को सीखना। जैसे आप पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्दों को याद करते हो, तो बेटा वो किसका हिस्सा है, तो वो आपके एसोसिएटिव लर्निंग का हिस्सा माना जाता है। वहीं सीरियल से बात करें तो सीरियलिटीज में बेटा ये अलग प्रकार का एक लर्निंग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये एक हायर स्तर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग संज्ञान से जुड़ा हुआ है, जहां आपके शरीर का उपयोग हो उसे मोटर लर्निंग कहा जाता है। और मैंने आपको मोटर स्किल्स भी बताई थी, दो प्रकार की मोटर स्किल्स होती है। एक होती है जिसको कहा जाता है फाइन मोटर स्किल्स या सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल्स का मतलब है कि जब आप किसी भी काम को करने के लिए आपके शरीर के छोटी मसल्स का यूज करो। एग्जांपल्स के तौर पे आप लिखने के लिए सिर्फ उंगलियों का यूज करते हो, तो यहाँ पे उंगलियों का यूज करना, आपकी उंगलियां कैसी मसल्स है, उंगलियां आपकी छोटी मसल्स है, इसलिए इसको कहा जाता है फाइन मोटर स्किल्स। वहीं दौड़ने, जंप करने, कूदने में आप किसका उपयोग करोगे बेटा, फाइन मोटर स्किल्स या बृहद गतिक कौशल्स का यूज करते हो, जहां पे आपके बॉडी की एक बड़ी मसल्स का यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अ बेबी अपीयर्स सरप्राइज टाइम हर मदर्स कवर्स हर आइज। देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक बच्चा हर बार हैरान होता है, एक बच्चा हर बार क्या सरप्राइज होता है जब उसकी माँ आंखों को ढक लेती है। कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा, जब उसकी माँ उस बच्चे की आंखों को ढक लेती है और ढकने के बाद जब हटाती है तो बच्चा एकदम सरप्राइज हो जाता है। ऐसा क्यों, देखते हैं। और फिर उन्हें खोल देती है। किस पियाजेटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी भी नहीं समझ पाया, इस खेल में को इतना रोमांचक बनाता है। कि भाई ऐसा क्या होता है कि जब उसकी मदर जो रहती है उसकी आईज को कवर कर लेती है, बट जब हाथ को हटाती है तो बच्चा काफी हंसता है, एकदम सरप्राइज हो जाता है। ये क्या है, इस चीज को समझने के लिए जो जीन पियाजे थे उन्होंने किस चीज का नाम दिया। पहला आपका रहेगा कंजर्वेशन, संरक्षण। दूसरा विकल्प है क्रमबद्धता। तीसरा विकल्प है वस्तु स्थायित्व। चौथा विकल्प है एनिमिज्म। तो बताइएगा कौन सा इसमें से सही उत्तर आपका रहेगा कि बच्चा सरप्राइज होता है जब उसकी मदर उसको ढक लेती है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट उत्तर रहेगा बेटा ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बता देता हूं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है बेटा, देखो समझो ध्यान से। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व। अगर बेटा वस्तु स्थायित्व की बात की जाए तो वस्तु स्थायित्व एक ऐसी घटना रहती है कि एक बच्चा, जैसे मान के चलिए एक बच्चा अगर 9 मंथ से पहले का है, वस्तु स्थायित्व आ कब जाता है, तो 9 माह से पहले, 9 माह से पूर्व इसका अभाव पाया जाता है।
9 माह से पूर्व इसका अभाव रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसके सामने खिलौना लेके आओगे, अगर वो बच्चा 9 मंथ से कम का है, आप उसके सामने खिलौना लेके आते हो, बच्चा उस खिलौने से खेल रहा है और आपने क्या किया, वो खिलौना उससे छुड़ा के कहीं दूर ले गए उसको, तो बच्चा उस कंडीशंस में रोएगा नहीं। क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि बच्चे को ये लगता है 9 मंथ से पूर्व कि जो वस्तु उसके आंखों के सामने है वही इस दुनिया में बिलोंग करती है, इसके अलावा कुछ भी चीज दुनिया में बिलोंग नहीं करती। या मैं एक बात यहां पे लिख सकता हूं, आउट ऑफ साइट। आउट ऑफ साइट, साइट का मतलब होगा नजर, और आउट ऑफ माइंड कि अगर बच्चे के साइट से हट गई या नजर से हटी तो उसके दिमाग से भी हट जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वस्तु स्थायित्व। 9 महीने के बाद में बच्चे के दिमाग में वस्तु स्थायी हो जाती है। अगर आप 9 माह के बाद कोई खिलौना उससे उसके पसंदीदा खिलौना छीन कर ले जाओगे, आप कहीं भी ले जाओ तो बच्चा उसके लिए रोएगा, क्योंकि वो वस्तु उसके दिमाग में स्थायी हो गई है। तो 9 माह से पूर्व बच्चे के मन में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता, उसके बाद में यह चीज आ जाती है। तो यही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। इसका उत्तर रहेगा ऑब्जेक्ट परमानेंस। एनिमिज्म का मतलब होता है बेटा, एनिमिज्म का मतलब होता है जब बच्चा जो निर्जीव वस्तुएं रहती है, निर्जीव वस्तुओं को बच्चा जब सजीव समझता है, उस बच्चे को लगता है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेता है, इसी चीज को कहा जाता है एनिमिज्म। एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा क्या कहता है, एक बच्चा जो एक कार खराब कार रखी हुई है, तो उस खराब कार के बारे में कहेगा कि ये खराब कार तो बीमार है। अर्थात बच्चे को ये लगता है कि भाई हर निर्जीव वस्तु में भी जान होती है। एक बच्चा सड़क पे गिर जाता है तो उस सड़क को मारता है, उस सड़क में धक्का देता है, या उसको चप्पलों से, पैरों से, या फिर कहें तो उसमें किक मारता है सड़क में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सड़क ने उसको गिराया है तो वो भी अपना बदला पूरा करेगा। ओवरऑल अगर कोई बच्चा निर्जीव वस्तु में निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह रिएक्ट करेगा तो उसी को कहा जाएगा एनिमिज्म, और इसका सही उत्तर रहेगा बेटा आपका वस्तु स्थायित्व। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। आप देख लेना, आप कोई सा भी पेपर उठा के देखना, जो मैं ये सीरीज चला रहा हूं, इस सीरीज में से आपको 101% 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सीरीज को फॉलो कीजिएगा। भाषण या स्पीच की सबसे छोटी इकाई या अध्ययन को, भाषण या स्पीच की सबसे छोटी इकाइयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा, मॉर्फिन कहा जाएगा, फोनीम कहा जाएगा, या फोनोलॉजी कहा जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप कई बार बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं ये होता क्या है। चलो करते हैं शुरू। देखो, एक वर्ड होता है जिसको कहा जाएगा फोनीम। फोनीम, या हिंदी इंग्लिश में भी इसको फोनीम कहा, फोनीम ही लिखा हुआ है। फोनीम का मतलब होता है बेटा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। फोनीम का मतलब क्या होगा? ध्वनि की या आवाज की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है बेटा? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है फोनीम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे का, चा, पा, टा, ना, तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है फोनीम। अब